अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान 3 माह की कोशिशों के बाद कल बिल आखिर एक तारीखी इत्तफाक राय सामने आया था। दोनों मुल्कों की क़यादत ने एक ऐसे मुफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक किया था जिस पर 5 दहाइयों बाद पहली बार अमरीकी और ईरानी सदूर दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। इस मुफाहमती याददाश्त पर फरीकैन और बतौर सालिस पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दस्तखत के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तेजी से कमी आना शुरू हो गई थी। स्टॉक मार्केट्स में रिकॉर्ड तेजी भी देखी जा रही थी। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी थी। ईरान ने भी आबनाए हुर्मुज़ से रुकावटें खत्म करना शुरू कर दी थी, जिसके बाद आबनाए हुर्मुज़ से यौमिया गुजरने वाले तजारती जहाज़ों की तादाद अप्रैल के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और सिर्फ इसराइल को छोड़कर पूरी दुनिया इस मुफाहमती याददाश्त को खुशाइंद करार दे रही थी। इसी मुफाहमती याददाश्त के नाफिजुल अमल होने के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान फौरी तौर पर जौहरी नुक्ते समेत दीगर स्टेकिंग इशूज़ पर मुज़ाकरात का अहम दौर आज से ही शुरू होना तय था, मगर एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि इसराइल एक बार फिर आलमी अमन की राह में बड़ी रुकावट बनकर सामने आ गया है और इसराइली फोर्सेस की कल रात जनूबी लबनान में खूनरेज कार्रवाइयों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तयशुदा मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए हैं। अमेरिका और स्विट्जरलैंड ने तो सरकारी तौर पर मुज़ाकराती अमल मौखर होने की तस्दीक कर दी है, जबकि ईरानी ज़राए इसराइल की जनूबी लबनान में कार्रवाई को मुज़ाकरात मौखर होने की वजह करार दे रहे हैं। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जुमे को तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक बर्जनस्टॉक में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नहीं होंगे, जबकि अमरीकी मीडिया का कहना है कि व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि नायब सदर जेडी वेंस आज स्विट्जरलैंड रवाना नहीं होंगे और इसकी वजह लॉजिस्टिक की मुश्किलात और नामुकम्मल इंतजामात को करार दिया जा रहा है। मगर लबनान मीडिया नेटवर्क अल मायदीन ने सराय का हवाला देते हुए बताया है कि ईरानी मुज़ाकराती वफ़द ने इसराइल की लबनान में कार्रवाई की वजह से स्विट्जरलैंड का दौरा मौखर कर दिया है, जबकि तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने भी पाकिस्तानी ज़राए का हवाला देकर यह खबर दी है कि ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची स्विट्जरलैंड रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन इसराइली जारी रहने की वजह से ईरानी वफ़द का दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी किया गया। अहम बात यह कि इसराइल की कल रात से जनूबी लबनान के जिले नब्तिया पर जारी कार्रवाइयों में जनूबी लबनान में कम अज़ कम 18 अफराद शहीद हो चुके हैं। यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU के पहले नुक्ते में ही लिखा था कि तमाम मुआहज़ों पर जंग का फौरी खात्मा होगा, जिसमें लबनान भी शामिल है। मगर मुफाहमती याददाश्त के नाफिजुल अमल होने के बावजूद अभी तक लबनान में इसराइल के हमले जारी हैं। मगर अब से कुछ देर पहले बरतानवी खबर एजेंसी ने अमरीकी हुकाम के हवाले से यह खबर दी है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है, जिसका आगाज आज से ही होगा। अहम बात यह कि इसराइल की जानिब से पहले मुफाहमत की याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी और अब जंग बंदी का मामला उस वक्त सामने आ रहा है कि जब चीन और फ्रांस समेत दुनिया के अहम ममालिक इसराइल का नाम लेकर इसराइल से मुफाहमत की याददाश्त पर अमल करने का मुतालबा कर रहे हैं। और न सिर्फ ये ममालिक बल्कि अब तो हैरानकुन तौर पर अमरीका भी इसराइल की हटदर्मी से वाज़ेह तौर पर फ्रस्ट्रेट नजर आ रहा है और पहली बार ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी काबीना के अरकान को आड़े हाथों लिया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप पिछले कुछ रोज के दौरान मुतअद्दिद बार नेतन्याहू हुकूमत पर तनकीद करते हुए उससे लबनान में कार्रवाइयां रोकने की हिदायत कर चुके हैं और ये भी कहते रहे कि अगर अमरीका ना होता तो नेतन्याहू जेल में होते और इसराइल का सफाया हो चुका होता। जबकि आज भी अमरीकी न्यूज़ इदारे एक्सियोस को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने यही बात दोहराते हुए कहा कि उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर नेतन्याहू को थोड़ा माकूल रहने की ज़रूरत है। जब सदर ट्रंप से ये सवाल हुआ कि क्या वो इसराइल को लबनान पर हमला करने से रोकने में कामयाब हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। Warren for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated. Your relationship with Netanyahu's, It's good, but we have to keep him a little bit sane. are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon? Yeah, I will be. I mean, How? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say. सदर ट्रंप कह रहे थे कि नेतन्याहू वही करेगा जो मैं कहूंगा, मगर फिलहाल सदर ट्रंप का यह दावा दुरुस्त नजर नहीं आता, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त और अमेरिका की बार-बार तंबीह के बावजूद ना इसराइल लबनान की सरजमीन से इनखला पर तैयार है और ना ही इसराइल के लबनान पर हमले रुक रहे हैं। बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान पर ताज़ा हमले के बाद अपने बयान में कहा है कि उन्होंने 4 इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद कल रात फोर्सेस को खुद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का हुक्म दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि वो पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि इसराइल जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन में उस वक्त तक मौजूद रहेगा
जब तक शुमाली इसराइल के रिहायशियों को महफूज बनाने के लिए जरूरी होगा। यानी अब इसराइल और अमेरिका के दरमियान महाजराई की फिजा पैदा होती जा रही है, जिस पर कल अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के सबर ने भी जवाब दे दिया और उन्होंने इसराइली वुज़रा पर तनकीद की और अमेरिका के एहसानात का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी हथियारों ने ही इसराइल को बचा रखा है। इसराइल को हासिल हथियारों की कीमत अमेरिकियों के टैक्स से अदा की जाती है। इसराइल में जो शख्स अमेरिकी सदर को मसला समझता है वो ख्वाब गफलत से बेदार हो और हकायक जाने। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके आप अपने तमाम कौमी सलामती मसाइल से नहीं निपट सकते। You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस इसराइल को अमेरिका के एहसानात याद दिला रहे थे। यानी अब अमेरिका की उस हुकूमत का भी इसराइल के साथ रवैया बदल रहा है जिस पर सबसे ज्यादा इसराइल नवाज होने का इल्जाम लगता रहा है। और यह इल्जाम भी लगता रहा है कि सदर ट्रंप ने यह जंग शुरू ही इसराइल के कहने पर की थी। और यह सच भी है क्योंकि जब इन दोनों मुमालिक ने ईरान के खिलाफ 3 माह पहले जंग का आगाज किया था तब दोनों के अहदाफ और सोच एक थे। मगर अब जब अमेरिका इस जंग को खत्म कर रहा है तो दोनों के दरमियान न सिर्फ खलीज वाजे हो रही है बल्कि रवैयों में भी तब्दीली नजर आ रही है। इस हवाले से फ्रांस के सदर ने भी कल एक अहम बयान दिया है। फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि इसराइली वजीर आजम को जिम्मेदारी और अकल का मुजाहरा करना होगा। फ्रांस गजा, मकबूजा मगरबी किनारे और लबनान में इसराइल की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करता। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि सदर ट्रंप ने पिछले कुछ रोज में नेतन्याहू के साथ रवैया बदला है और रवैये में इसी बदलाव की वजह से अमन कायम हो सकता है। इसके अलावा फ्रांसीसी वजीर खारजा ने भी आज अपने बयान में कहा है कि इसराइल को लबनान में अपनी फौजी कार्रवाइयां बंद करनी चाहिए। अमेरिका को चाहिए कि वो इसराइल पर दबाव डाले। इसी तरह चीनी वजारत खारजा ने भी कल अपने बयान में इसराइल का नाम लेते हुए कहा था कि तमाम फरीकैन बशमूल इसराइल को मुफाहमत की यादाश्त पर अमल दरामद के लिए मददगार का किरदार अदा करने की जरूरत है, ना कि इस अमल को नुकसान पहुंचाने की। यानी हर तरफ से इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है, जिसके बाद आज इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी भी हो गई है। मगर सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसराइल को मुस्तकिल तौर पर अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने से रोकने में कामयाब हो सकेगा या नहीं, जिसके लिए पाकिस्तान ने कतर और तुर्की के साथ मिलकर 3 माह तक अनथक मेहनत की है। इसी हवाले से आज कौमी असेंबली में पाकिस्तान के मसालाना किरदार पर इजहार तशक्कुर की मुतफ़क़ा करारदाद भी मंजूर की गई है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान से खिताब में ईरान अमेरिका मुआहदे का सबसे ज्यादा क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिया है। हकीकत यह है, एंड दिस इज एन अनडिनाइबल ट्रूथ वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि इसमें सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। और बाज़ औक़ात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां पर मैं खुद मौजूद था और टेलीफोन कॉल्स आ जा रही थी और यूं महसूस होता था कि अभी मामला ख़त्म हुआ, कि अभी ख़त्म हुआ। लेकिन उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को यह मंजूर था जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार को अल्लाह ताला ने दुनिया में इज्जत देने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में अमन की उम्मीद पैदा हुई है, मगर असल इम्तिहान अब भी बाकी है। मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक 60 रोज में अमेरिका और ईरान को जौहरी नुक्ते समेत दीगर अहम मसाइल का हल निकालना है, जिसके लिए स्विट्जरलैंड में आज मुज़ाकरात होने थे, मगर इसराइल की कार्रवाइयों की वजह से मुज़ाकरात का ये राउंड मौखर हो गया है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब ने।
जिन्होंने बतौर सीजीएस पाकिस्तान आर्मी में भी सर्व किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सईद साहब, एमओयू साइन हो गया है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या चैलेंज अब भी बाकी है? क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा और क्या फाइनल डील तक ईरान और अमेरिका पहुंच सकेंगे या नहीं? क्योंकि इसराइल अभी भी स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। अब से कुछ देर पहले यह खबर तो आई है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सीज फायर हुआ है, लेकिन कल हमने देखा जो कार्रवाइयां इसराइल की जानिब से की गई लबनान में, उसमें 18 अफराद जाँ बाक हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये कल तक जो बहुत खुशियां मनाई जा रही थी, बहुत उम्मीदें थी, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में, वो थोड़ा सा मामला खटाई में पड़ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस एमओयू के ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, ईरान के प्रेसिडेंट ने और मीडिएटर जो मुल्क है उसके प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर लिए, चाहे वो वर्चुअली हुए, तो पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया, पूरी दुनिया ने उसको बैक किया। तो अब उस एमओयू से दोनों ममालिक का बाहर निकलना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये जब वर्चुअली साइन हुआ था तो उस वक्त भी पूरी दुनिया से बहुत सारे शकूक का इजहार किया जा रहा था, जो डिफिकल्टीज इसमें आनी है उसका भी बातचीत की जा रही थी। और कोई भी जो 12 शिके हैं उस एमओयू की, उसको अगर गौर से पढ़े तो एक तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राफ्ट हुआ है, बहुत ही आई थिंक एक ब्रिलियंटली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है, जिसमें अगर आप एक एक क्लॉज को डिस्कस करें तो आपको पता चलेगा कि हर क्लॉज में दोनों पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट के लिए और बाकी रीजनल स्टेक होल्डर्स के लिए भी सफिशिएंट स्पेस है अपने अपने नुक्ता नज़र को डिस्कस करने के लिए, उसको आर्गू करने के लिए और उसमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक ये जो कोई राय दी जा रही है कि शायद वो बहुत ज्यादा ईरान की फेवर में है और यूएस में, यूएस के लिए उसमें कुछ नहीं है, मेरे नहीं ख्याल के ऐसा है। अगर किसी शिक के ऊपर आप डिस्कस करना चाहें तो मैं इसको आगे करूंगा। पहले मैं चाह रहा हूं इसराइल वाला जो एलिमेंट है इस पे। हाँ जी, मुश्किल इसमें होगी और मुश्किल सिर्फ इसराइल की वजह से नहीं होगी। इसराइल आप कह रहे हैं लीड स्पॉइलर होगा, लेकिन ये जो 12 की 12 शिकें हैं, इनको एक लॉजिकल एंड के ऊपर पहुंचाना भी एक बड़ा जान जोखों का काम होगा। क्यों एक ऐसे दो फ्रीक डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर बैठ के नेगोशिएट करेंगे, जो जिनके यहाँ मिसट्रस्ट जो है वो तकरीबन आधी सदी पे मुहित है, और जिसमें जो भी उन्होंने तय करना है वो सिर्फ उन दोनों के माबैन नहीं रहेगा, बल्कि जो इलाके के और ममालिक हैं उनका भी उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो इसको आगे ले जाना, जो पहली लाइन में एमओयू की लिखा हुआ है गुड फेथ में दोनों ने साइन किया है, तो गुड फेथ में अगर दोनों उन 12 क्लॉजेस को नेगोशिएट करते रहें, 60 दिनों में तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में चंद माह में उसमें से बहुत सारे के ऊपर किसी न किसी नतीजे पे वो पहुंच जाएंगे। इसमें क्या इजराइल बीच में इस तरह के काम करता रहेगा जो उन्होंने लेबनान में किया? जब ये साइन हो रहा था तो उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक पोजीशन ले ली थी कि नॉर्थ गजा के ऊपर भी, साउथ गजा के ऊपर भी और लेबनान के ऊपर भी कि वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने गौर से सुनी हो, तो जेडी वैंस साहब ने आज जितनी सख्त बातचीत की उसको अगर आप एक तरफ रख दें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तदाइये में जो बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक अभी भी फायरिंग या मिसाइलों से काम लेना चाहते हैं, एंड ही सेड दे आर स्टूपिड, इजराइल को रेफर करते हुए जो भी उन्होंने कहा, उस 5वें-6 मिनट की अगर आप कॉन्फ्रेंस में जाके सुने तो उन्होंने एक बात कही कि आई हैव टोल्ड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कि इफ देयर इज अ हिजबुल्लाह पर्सन वॉकिंग इनटू अ बिल्डिंग तो डोंट टेक द एंटायर बिल्डिंग डाउन। अभी देखें इस सेंटेंस के अंदर एक स्पेस जो दी है उन्होंने इजराइल को कि वो काइनेटिक एक्शन लेते रहें, वो वाजे नजर आ रही है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि कोलेटरल डैमेज कम रखें और जहां कहीं प्रिसीजन स्ट्राइक से कोई टारगेट आप लेना चाहते हैं तो वो लेते रहें। तो ये जो एक हमारे यहाँ खास तौर पे और बाकी दुनिया में भी ये समझा जा रहा है कि शायद अमेरिका बेबस है, इजराइल को रोक नहीं पाएगा। मुश्किल जरूर है अमेरिका के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका बेबस है, वो रोकना चाहें तो उनको रोक सकते हैं। लेकिन किसी एक बात पे अगर ठहरें और किसी एक बात पे अमल करने के लिए इजराइल को मजबूर करें तो, और अगर वो सख्त बात करके अगले ही में ही स्पेस अलाउ कर दें उनको पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने,
तो फिर इसराइल को तो वो थोड़ी सी भी स्पेस देंगे तो उसको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करेगा। माजी में भी हमने देखा है कि कई जो सदूर रहे हैं अमेरिका के, वो तनकीद करते रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं इसराइल पे, लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं या जेडी वेंस उनकी काबीना कर रही है, खासतौर पे इसराइली काबीना को जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो तो शायद बड़ा गैर मामूली है, क्योंकि जेडी वेंस का ये कहना मिलियन का आपका मुल्क है, आप लड़ झगड़ कर जो है अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते, या उनका ये कहना कि अमेरिका अब आपका पूरी दुनिया में वाहिद इत्तेहादी रह गया और वो सुपर पावर है तो उसकी बात सुने, या डोनाल्ड ट्रंप का कुछ अरसे पहले ये कहना कि अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं है और अगर मैं ना होता तो नेतन्याहू जेल में होते। ये बड़े सख्त बयान आते हैं। तो आपको लग रहा है कि अब ये मामला उस तरफ जा रहा है जहां पे बाय फोर्स जो है वो अमेरिका रोकेगा इसराइल को? जी शहजाद साहब, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका इज अ ग्रेट पावर एंड इजराइल इज वेरी स्मॉल। दो दफा उन्होंने बोला वेरी स्मॉल। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन देखें पूरी दुनिया के वो ममालिक जिनके अमेरिका के साथ कुछ इंटरेस्ट हों या अमेरिका के साथ वो ट्रेड से लेकर जियोपॉलिटिकल इश्यूज तक या जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज तक नेगोशिएट करने हों, तो हमेशा से एक बात बड़ी वाजे रही है कि अगर व्हाइट हाउस कोई एक पोजीशन लेता है तो व्हाइट हाउस को फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट क्रिएट करनी पड़ती है अमेरिकन सिस्टम के अंदर। वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट भी है, वहां पे पेंटागन की एक हैसियत है, वहां पे लैंगले यानी सीआईए के साथ जो मुल्क एंगेज करता है उसकी क्या पोजीशन है। ये बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिससे बहुत फर्क पड़ता है व्हाइट हाउस की इस सलाहियत को कि वो किसी बात को कहां तक ले जाएगा। जहां तक बात करते हैं इसराइल की, तो इसराइल की व्हाइट हाउस के साथ तो एक रेलेवेंस है, लेकिन बाकी जो उनके स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो एक यूएस की फेडरल ट्रेजरी हो, चाहे उनका बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हो, चाहे उनका जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे हाउस है, चाहे सेनेट है, चाहे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो उनकी हर जगह पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और आमतौर पे इस तरह की सिचुएशन में व्हाइट हाउस एक पोजीशन को लेकर उसको सब जगह पे ड्राइव नहीं कर पाता। ये देखा गया है पहले, चाहे वो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो, मिडल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो, या कहीं भी हो। तो व्हाइट हाउस को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किलात आएंगी, लेकिन गिवन द पर्सनैलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, व्हेन ही वुड डिसाइड कि अल्टीमेटली इवन अगेंस्ट हिजबुल्लाह इज नॉट गोइंग टू अलाउ हिम एनी पोजीशन, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो उनको मजबूर कर पाएंगे कि वो हिजबुल्लाह का भी टारगेट ना तो आपको याद होगा मैंने पिछले इंटरव्यू में आपसे ये पूछा था कि जो अगर ये जंग बंदी हो जाती है और परमानेंट सीज फायर भी होता है, तब भी क्या खित्ता प्री 28 फेब की पोजीशन में जा सकेगा? तो आपने कहा नहीं, ये नजर नहीं आ रहा, डायनेमिक्स इस खित्ते के बदलेंगे। तो अब क्या हम ये देख रहे हैं कि इस खित्ते में जैसे यूएई ने भी खैर मकदम किया है इस एमओयू का, कतर ने तो ऑब्वियसली बड़ा रोल प्ले किया है, तो क्या हम ये देख रहे हैं कि अब ईरान के साथ मुमकिन तौर पे खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं उनके कुछ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, खासतौर पर ईरान अगर अपनी डिप्लोमेसी की पॉलिसी को मजीद आगे बढ़ाता है, और दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में हमें कुछ तकसीम नजर आ रही है? बहुत मुश्किल है। मैं बहुत मुश्किल क्यों कहता हूं? देखें, एक अगर आप आज से आप 20वीं सदी के आखिरी चंद साल देखें, तो तब लेड बाय सऊदी अरेबिया अरब कंट्रीज जो थे वो पैलेस्टीनियन कॉज को लीड कर रहे थे, डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे, और उस डोमिनेंट रोल में ये पैलेस्टाइन का इशू सॉल्व तो नहीं हुआ, लेकिन एक तो उसमें प्रोग्रेस बहुत हुई, और दूसरा ये था कि इजराइल इतना एग्रेसिवली ना तो गजा को अंडरमाइन कर रहा था, ना ही पीएलओ को अंडरमाइन कर रहा था, ना ही ऑक्युपाइड एरियाज में इतनी एग्रेसिवली सेटलमेंट्स बना रहा था, ना हम वहां से पैलेस्टीनियन को इतना एग्रेसिवली इविक्ट कर रहा था, ना जेरूशलम के स्टेटस को चेंज करने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े इकदाम ले रहा था। 3 जंगें हुई अरब्स की, लेकिन उसके साथ साथ ओस्लो भी हुआ, कैंप डेविड भी हुआ, और आप देखेंगे तो जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप थी, चाहे वो यासर अरफात थे या शुरू के महमूद अब्बास के कुछ साल थे, तो इनकी एक इंटरनेशनल फोरम्स पे ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, ईयू के साथ, फ्रांस के साथ बड़ी रेलेवेंस थी, और वो बहुत ज्यादा उनको एंगेज करते थे। लेकिन यूं ही इस 21वीं सदी के आगाज से, खास तौर पर 2006 के बाद, ईरान का पैलेस्टीनियन कॉज के लिए एक डोमिनेंट रोल सामने आया, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और चंद एक इस तरह की मूवमेंट जो सीरिया में है, उसको बहुत इनेबल करके एक और टोटली हिकमत अमली तब्दील की ईरान और उनके इत्तेहादियों ने,
तो सब ने देखा कि अरब कंट्रीज थोड़ा पुल बैक कर लिया, उन्होंने हमास से अपना डिस्टेंस कर लिया और बहुत ज्यादा एक्टिवली फिर उस तरह उन्होंने रोल प्ले नहीं किया। अच्छा, इसके साथ साथ पिछले 10 एक साल में एक और वहां पहलू बड़ा सामने आया, वो ये था सऊदी अरब और यूएई के इख्तलाफात। चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी वहां एक पार्टी को बैक कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं यूएई और उनके एलाइज, और दूसरी को सऊदी अरब उनके एलाइज। तो वो जो सऊदी अरब में एक ब्रॉडर रीजनल रीसेट के लिए सऊदी अरब की लीडरशिप में जो मिडल ईस्ट की एक पहले पोजीशन हुआ करती थी, वो उसका भी एक शराजा बिखरा हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पहले खुद आपस में एक इत्तेफाक राय पैदा कर पाए और अपने इख्तलाफात दूर कर पाए, और फिर ईरान अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करके अश्योरेंस उनको दे पाया दूसरे मरहले में, और एक ईरान के साथ उनका रीसेट हुआ, तो फिर तो खित्ते में एक देरपा अमन नजर आएगा एक इरिटेंट के साथ। वो इरिटेंट कौन सा होगा? जिस तरह एक वर्ल्ड फोकस में हॉर्मोज और गल्फ है, इसी तरह पिछले चंद साल से ये जो रेड सी है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सोमालीलैंड और ये जो सारा एरिया है, इसमें यूएई, इंडिया, यूएस और इजराइल एक नया अरेंजमेंट सामने ला रहे हैं। वो नया अरेंजमेंट सिर्फ लॉजिस्टिक हब्स, कोई ट्रेड हब्स, कोई कनेक्टिविटी, कोई आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या मैरीटाइम रूट के से रिलेटेड ही नहीं होगा, बल्कि वो उसका एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी होगा। तो वो एक कंपटीशन तो रीजन में इवॉल्व होगा, लेकिन ब्रॉडर इश्यू सेटल हो जाएंगे अगर पहले फेज में अरब स्टेट्स अपने इख्तलाफात दूर करें और फिर ईरान उनको श्योर कराए कि वट एवर वॉज हैपनिंग सेक्टेरियन कॉन्टेक्स्ट में या जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, उसको छोड़ें और लें सब मिलके पैलेस्टाइन के ऊपर एक होलसम हिकमत अमली जिसको सब बैक करें, उसको लेके चलते हैं, तो तब शायद ये मुमकिन हो पाए। ये इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सही साहब आपके। क्या ईरान अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, उसको रिव्यू करेगा और जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको वो कहते हैं, वो पॉलिसी तरक की जाएगी? क्योंकि कल कालिबाफ साहब का एक ये बयान सामने आया था कि सिफारतकारी अस्करी कार्रवाई से ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, और ये 2-3 शख्सियात हैं, मसूद पिज़िश्कियां, बाकर कालिबाफ, अब्बास इराकची, इन्होंने हार्डलाइनर्स की पोजीशन के बरखिलाफ जाके जो है इस मुआहदे पर काम किया और फिर मुआहदा हासिल भी किया है। तो लेट्स सी कि ये उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली आती है या नहीं आती। जरा मुआहदे पर आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि इसमें ईरान के लिए भी बहुत कुछ है दिखाने को, अमेरिका के लिए भी है, लेकिन जो तनकीद हो रही है वेस्टर्न मीडिया में अमेरिका पर, वो ये है कि ऐसा अमेरिका ने क्या हासिल किया इस मुआहदे में जो अमेरिका इस जंग को शुरू करे बगैर हासिल नहीं कर सकता था। जो न्यूक्लियर की बात है, जो स्टॉक पाइल की बात है, उस पर तो पहले ही मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन अब आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से भी उनको ऊपर एक ईरान को एक उस पर बड़ा कामयाबी हासिल हुई है कि 60 दिन तक तो कोई फ़ी नहीं चार्ज करेंगे, लेकिन इसके बाद सल्तनत ऑफ ओमान से मिलकर वो कोई इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फ़ी चार्ज कर सकते हैं। फिर उनके जो फ्रोजन एसेट्स थे उनकी बात इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि डील के अगले मराहल में उसको भी जो है इनफ्रीज किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली क्या हासिल किया अमेरिका ने फिर इसमें? जी, मैं पहले सिर्फ एक मुख्तसर कमेंट करना चाहूंगा। आपने जो पहले बात की, देखें, ईरान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को मिलके ये देखना पड़ेगा कि जब डिप्लोमेसी इन लीड थी पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर, तो तब क्या नताज निकले, और जब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इन लीड था तब क्या नताज निकले। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें और उसके बाद जिस ऑप्शन को उठाना या हाइब्रिड ऑप्शन को उठाना है वो आपस में वो डिसाइड करें। अमेरिका के ऊपर क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि 2015 में ईरान जिन चीजों पे इत्तेफाक कर चुका था उनमें मैं सिर्फ 3 नुमाया चीजें बताता हूँ। पहले उन्होंने ये एग्री कर लिया था JCPOA में कि हम 3.37% से ऊपर यूरेनियम को एनरिच नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा जितनी यूरेनियम एनरिच्ड है उसका 98% IAEA के ओवरसाइट के अंडर हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, और श्योर कर दिया, उन्होंने लिख के दे दिया। और तीसरा उन्होंने ये किया कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन सेंट्रीफ्यूज हैं 19,000 उसको हम खत्म करके 5,000 जो बहुत पुराने सेंट्रीफ्यूज हैं उनके साथ सिर्फ जो सिविलियन प्रोग्राम के लिए हमें चाहिए वो एनरिचमेंट करेंगे, और बाकी चाहे वो अरक का हैवी वाटर का प्लांट था या कोम की फैसिलिटी थी, फर्दों की, नतान्स की, वो सब उन्होंने IAEA के साथ करने का एग्री कर लिया। तो ये तो एक उसके करीब भी अरेंजमेंट नहीं है अगर सिर्फ अमेरिका के एंगल से देखें न्यूक्लियर प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इसको आगे उन्होंने डिस्कस करना है 60 दिनों में। ये MOU उसका सोल्यूशन नहीं है।
अब अमेरिका को क्यों इसकी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है? इसलिए कि अमेरिका ने शुरू में जो पोजीशंस ले ली और जो टोटल सरेंडर की एक रट लगाई हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनकी टीम ने, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से उनको उनको ये क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। इसलिए नहीं है कि ये जो क्लॉजेज हैं कोई बहुत ज्यादा एक तरफ टिल्ट एंड क्लॉजेज का ईरान की तरफ और शायद अमेरिका में का इनके का कुछ नहीं है, अमेरिका के लिए कुछ नहीं है इनमें, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल मकासद थे जंग के, जो स्टेट किए बार बार उन्होंने, चूंकि उसमें पूरा मैयर अप नहीं कर सके, तो क्रिटिसिज्म बुनियादी तौर पे उसकी वजह से है। सही, लेकिन आपके ख्याल में ईरान ने एक तो जो जंग में अपना दिफा किया वो किया, लेकिन जो एक हार्ड नेगोशिएटर के तौर पे जितना वो हासिल कर सकते थे, आपके ख्याल में उतना कर लिया है? और उनके पास भी दिखाने को बहुत कुछ है कि उनकी लीडरशिप को निशाना जरूर बनाया गया, लेकिन एक तो दिफा भी किया, पीछे नहीं हटे, और हार्ड नेगोशिएटर के तौर पर उन्होंने काफी कुछ हासिल किया इसमें। जी, ये तो हर जगह बात की जा रही है कि नेगोशिएशंस के अंदर ईरान ने एक परसेप्शन ऑफ विक्ट्री क्रिएट किया है, लेकिन ईरान को भी जो कॉस्ट पे करने पड़ी है इस वॉर की, वो तो जब सेटल हो जाएगा मामला तो चंद माह की बात है, इस पे सवालात उठाने शुरू कर देंगे, चाहे वो IRGC के से मुतल्लिक हों, अल-कुद्स से मुतल्लिक हों। देखिए, पूरी की पूरी लीडरशिप को वो प्रोटेक्ट नहीं कर सके। जो उनको इकोनॉमिक लॉस है, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, जो उनकी क्रिटिकल कैपेबिलिटी का लॉस है, वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि वो एक भी ऑब्जेक्टिव वॉर का जो इजराइल का और US का था, उसको वो उन्होंने पूरा रियलाइज नहीं होने दिया, तो परसेप्शन डोमेन में उनका अपर हैंड रहेगा। अभी खतरा सिर्फ ये है कि आमतौर पे जब इस तरह एक सेंस ऑफ विक्ट्री ड्राइव कर रही हो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, तो एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट होता है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। मोमेंटम ऐसा बनता है। और खास तौर पे जब जब डिसीजन मेकिंग, खुदा न खासा लेट से अगर डिसीजन मेकिंग उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में उस तरह नहीं रहती जिस तरह की उम्मीद की जा रही है, तो और IRGC हर चीज को बैक करती है, तो फिर शायद प्रॉब्लम आगे जाकर ज्यादा होना शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल सईद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होने के बाद आलमी मंडियों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार है, जिसके समरात अब आम पाकिस्तानियों तक भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज असेंबली में खिताब करते हुए जंग के दौरान कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया था और ऐलान किया था कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खातिरखा कमी की जाएगी। जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 67 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया है। और इस कमी के बाद मुल्क में पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 311 रुपये फी लीटर की सतह पर आ जाएगी। वजीर आजम हाउस से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक हुकूमत ने जंग की वजह से मुश्किल माशी हालात में आवाम को महंगाई से महफूज रखने के लिए भरपूर इकदाम लिए। कहा गया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आएगी वो फौरी आवाम को मुंतकिल की जाएगी। वजीर आजम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, लेकिन अपोजिशन ने इसे नाकाफी इकदाम करार दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उसी सतह पर बहाल की जाए जिस सतह पर यह जंग से पहले थी। माशी मामलात पर तो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अहम बात यह कि सियासी मामलात में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पिछले कुछ दिनों से अहम डेवलपमेंट्स देखी जा रही हैं। एक हफ्ते पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मुज़ाकरात और मीसाक के इस्तेकाम में पाकिस्तान की दावत दी थी, जिसका बैरिस्टर गौहर ने खैर मकदम किया था। जबकि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं महमूद खान अचकजई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से उनकी नशस्तों पर जाकर बात की और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की हिदायत भी की थी। और इस मुलाकात के बाद वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन ने फाटा और पाटा से मुतालिक बात की है, जिसमें वजीर ख़जाना ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि IMF से बात करके टैक्स मामलात को हल कराएंगे। उन्होंने अपोजिशन से कहा कि वजीर आजम की मिसाक के इस्तेकाम में पाकिस्तान की ऑफर को माना जाए तो हम हर तरह की बातचीत करने को तैयार हैं। इन मामलात पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये दोबारा हम देख रहे हैं कि PTI से अप्रोच किया जा रहा है। उस दिन वजीर आजम ने कहा कि आए तमाम इशूज़ पे बात करते हैं, मिसाक पाकिस्तान पे बात करते हैं,
आज राना सना ने भी कहा है कि हम तमाम इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार हैं। ये रस्मी गुफ्तगू है या वाकई कोई संजीदा कोशिश है तहरीक इंसाफ से हर मामले में बात करने की? शहजाद साहब, बिल्कुल मैं आपको वजाहत से बता देता हूँ कि ये कतई तौर पे कोई रस्मी गुफ्तगू नहीं है। आज जब प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए कौमी असम्बली में और वो बजट की जो हालिया इजलास चल रहा है उसमें उन्होंने तकरीर फरमाई और पाकिस्तान के सालसी के किरदार पे पूरी कौम को मुबारकबाद, जो कामयाब किरदार रहा उस पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। उसी तकरीर के दौरान उन्होंने अपोजिशन को न सिर्फ मुज़ाकरात की दावत दी बल्कि उन्हें ये कहा कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए, पाकिस्तान में मईशत और मजीद इस्तेहकाम के लिए हमें बैठ के बातचीत करने की जरूरत है। उसके बाद जब उन्होंने अपनी तकरीर खत्म की तो वो 2 दफा उठ के अपनी नशिस्त से अपोजिशन लीडर की नशिस्त पे गए और वहां पे असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब भी साथ इकट्ठे हो गए और वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा उन्हें संजीदगी से ये बात की कि आप बैठे और बैठ के ही मामलात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अब हमारी, चूंकि मैं गवर्नमेंट चीफ विप भी हूँ, तो हमारी जिम्मेदारियों में से है कि अपोजिशन को और दीगर अतादियों को एंगेज रखना। तो राना सावला साहब जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो इन तमाम मामलात को लीड करते हैं। तो आप ये कहें कि हमारी अपोजिशन के साथ प्राइम मिनिस्टर की इस गुफ्तगू और इस पेशकश के बाद असेंबली में एक फ्लैग मीटिंग हो चुकी है और उस पर हम तय कर रहे हैं कि कहाँ पे ये मुलाकात मुमकिन है। इससे पहले हमने महमूद हसन अकज़ई साहब को उनके चैम्बर में जाकर दावत दी थी कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस तशरीफ लाएं, लेकिन वो बात आगे नहीं चल सकी। तो अब हमने ये ऑफर अपोजिशन को की है कि आप जगह का तयन करें, कौमी असेंबली की बिल्डिंग के अंदर जिस जगह आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाएंगे, वो स्पीकर चैम्बर भी हो सकता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रूम है, वो भी हो सकता है। अब इसकी चॉइस अपोजिशन की है और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर जहां इन दोनों जगहों में से वो कहेंगे बिल्कुल तशरीफ लाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सारा हम चाहते क्यों हैं, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि डेडलॉक किसी भी मामले का हल नहीं है और प्राइम मिनिस्टर का ये भी ख्याल है कि सियासत जो है, और ये हमारा तो शुरू से ये नजरिया है और हमारी सियासत का ये एजेंडा रहा है कि दूसरे की सियासत और दूसरे को वजूद को, जो हमारी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, उन्हें बर्दाश्त करके ही हमने सियासत करनी होती है। अच्छा, और आगे इस पर बढ़ना अभी होता है। हमने इंटरव्यू किया है शफी जान साहब को और शफी जान साहब का ये कहना है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है और इसकी उनकी पेशकश भी हमें संजीदा नहीं नजर आती, क्योंकि अगर हम बातचीत करेंगे तो हमारा तो मुतालबा है मैंडेट की वापसी, इमरान खान की रिहाई, हुकूमत ये कैसे पूरा करेगी? आज असद कैसर साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जमहूरियत की मजबूती के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए। अब इन नुकात पर भी आप बात करने के लिए तैयार हैं या सिर्फ आप इस पर बात करने के लिए तैयार हैं कि आए मईशत को ठीक करते हैं, उसमें हमारा साथ दें, आए हमें 5 साल मुकम्मल करने दें, इसके बाद देखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? क्या तमाम नुकात पे बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए, इस वक्त जो कोशिश हो रही है और हमारी तरफ से जो पेशकश की गई है, जो कि इंतहाई संजीदा है, और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि मैं उसे अलामतन कह रहा हूँ कि फ्लैग मीटिंग हो भी चुकी है आज, कि हम बैठे और अपोजिशन को, अपोजिशन लीडर को, बाकी लोगों को, इनके सीनियर लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर के सामने बिठाएं। और जब ये बैठेंगे तो फिर कोई कदगन नहीं है कि ये क्या बात कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल मीटिंग है। दे हैव ऑल दी अथॉरिटी एंड लिबर्टी एंड फ्रीडम कि वो बिल्कुल खुल के बात करें, अपना नुक्ता नजर दें, अपनी जो भी उन्होंने दिल की बात करनी है प्राइम मिनिस्टर से करें। ये एक बात है। दूसरी बात ये कि शफी जान साहब मेरे भाई हैं, आपने जो बात की है उनके बयान की, ये आज तक मुज़ाकरात हो क्यों नहीं सके? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी इस वक्त पार्टी है उनमें एक तो तफरीक है, कुछ कहते हैं मुज़ाकरात हों, कुछ कहते हैं ना हो, कुछ कहते हैं गवर्नमेंट से हो, कुछ कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से हो, यकसुई नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो इनके सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, वो जिस तरह अपने ही इन लोगों की और इनके खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं, ये उससे घबराते हैं। इसलिए ये कोई भी मसलियत की बात, कोई भी सियासी बात, कोई भी गवर्नमेंट के साथ संजीदा टॉपिक पे बात करके आगे पाकिस्तान को बढ़ाने की बात, उस तरफ ये बात करने से भी डरते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो मुज़ाकरात की बात प्राइम मिनिस्टर ने की और उन्होंने इस पे आमादगी का इजहार किया, ये बड़ा खुशाइंद है। लेकिन चौधरी साहब, कुछ इनिशिएटिव तो हुकूमत को भी दिखाने हैं ना। मिसाल के तौर पे केपी हुकूमत ने कहा था कि हम बजट नहीं पेश करेंगे, लेकिन आज उन्होंने बजट पेश कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, हम एनईसी की मीटिंग में ये भी तय करके उठे थे कि हम आपको ग्रांट देंगे 175 अरब रुपए की, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं, एनईसी की मीटिंग में भी कहा, आज बजट में भी उन्होंने कहा है कि इसको मशरूत करें इमरान खान से मुलाकात के लिए। तो जब वो बजट पेश कर रहे हैं, आपको यकीन दहानी करा रहे हैं कि सुबह अपना शेयर भी देगा, तो हुकूमत कम से कम एक मुलाकात तो करा सकती है ना इमरान खान से, या वो भी नहीं करा सकती?
देखिए बिल्कुल करा सकते हैं, और इससे पहले जो मुलाकातें इमरान खान साहब से होती रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर्स की और फैमिली की, वो कोई जेल मैनुअल और कवानीन के तहत नहीं थी, वो एक क्रिटिसिटी थी जो एक्सटेंड की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उसका जो फायदा उठाया गया वो बिल्कुल आप ये कहें कि हेडक्वार्टर बना के रख दिया जेल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वहां से फिर उसके बाद बयानात और नैरेटिव जो कि एंटी स्टेट, मैं एंटी गवर्नमेंट नहीं कह रहा, एंटी स्टेट और इदारों को टारगेट करना, वो एक ऐसी कंपेन इन्होंने चलाई जो कि पाकिस्तान में और बैरूनी मुल्क बैठे हुए इनके लोग, देखिए ये कौन कौन सी गवर्नमेंट है जो ये बर्दाश्त करेगी। तो हमने कहा फिर आप जेल मैनुअल के मुताबिक चलें, आप अदालत से लें ऑर्डर्स और उसके मुताबिक मुलाकात करें। मैंने बड़ा वजाहत से आपके सामने ये बात रख दी है। तो अगर तो ये मुलाकात को गैर सियासी और सिर्फ मुलाकात की हद तक रखेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। और ये भी सामने देखा है कि जब भी नहीं, उन्हें तो ये इलाज की ऐसे जरूरत पड़ी ऐसे इमरान खान मौके साहब आए को, हैं सर, जब अभी तारिक फजल साहब जब ये जमा होते हैं मंगल को जुमेरात को, तो उन्होंने कहा है, ये यकीन दहानी करवाई कि हम कोई सियासी बयान नहीं देंगे, वकला को मिलने दें। उन्होंने कहा उनके जो मुआलिज हैं उनको मिलने दें, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, आंख का मसला आया था। अब मुआलिज ने तो जाकर वहां पर नहीं बात करनी थी ना कोई सियासी, लेकिन वो भी इजाजत नहीं दी थी आप लोगों ने। देखें इमरान खान की जो मुआलिज की आपने बात की है, तो जब भी उनको जरूरत पड़ी है, एक दो दफा हमें इनकी तरफ से ताने सुनने को मिले हैं कि जी रात की तारीकी में अस्पताल ले गए। वो भाई इमरजेंसी कोई दिन और रात देख के आती है, जब उन्हें इमरजेंसी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, उन्हें हॉस्पिटल लेकिन शिफ्ट किया अपने गया, सरकारी बेस्ट डॉक्टर वो फैसिलिटी कह रहे हैं दी। कि हमारे डॉक्टर को भी साथ भेज देते, जब चेकअप के लिए अडियाला जेल गई थी टीम, वो कहते हैं हमारे डॉक्टर को भी साथ भेज दें। जब पहली दफा इमरान खान की आंख का मुआयना करना था पेम्स हॉस्पिटल में, और जाहिर है इस तरह के मुआयने जो हैं वो अगर आपकी अपनी गवर्नमेंट फैसिलिटी में बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी मौजूद हो तो उसे प्रेफर किया जाता है, ये किसी की स्वीट विल के ऊपर नहीं होता। बैरिस्टर गौर साहब को भी उस वक्त दावत दी गई थी, इनके एक डॉक्टर को भी दावत दी गई थी, लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त वो दोनों नाम इनकी तरफ से मुस्तरद हुए थे कि नहीं जी ये नाम नहीं। भाई यहाँ पे कोई पिक एंड चूज तो नहीं है, अगर आपने तसल्ली करनी है अपनी, तो जो भी हमने नाम आपको दिए दोनों में से कोई भिजवा देते, तो हमारी तरफ से कोई ऐसा। सही, तो आप कह रहे हैं कि ये कोशिश जो है वो संजीदा है, मुलाकात भी हो सकती है, शर्त यह है कि कोई सियासी बयानबाजी या मुखालिफ स्टेट के मुखालिफ कोई बात नहीं होगी। इमरान खान से बिल्कुल मुलाकात हो सकती है, लेकिन उसकी मैंने आपको बताया है कि आप चूंकि अदालतों में चले गए हैं, अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ उनकी मुलाकात मशरूत हो गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात इंशाल्लाह आंदा चंद दिनों में जरूर हो रही है। और वो मुलाकात जो है वो असेंबली का माहौल भी बेहतर करेगी और इंशाल्लाह असेंबली से बाहर का माहौल भी बेहतर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मौजूद प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे स्टेज पर। वेलकम बैक। पिछले साल की तरह इस साल भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात ना कराए जाने पर बजट पेश ना करने या अबूरी बजट पेश करने के दावे किए थे, लेकिन इन दावों के बरक्स सूबाई हुकूमत ने आज पूरे माली साल के लिए बजट पेश कर दिया है। ताहम बजट स्पीच में आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने अब यह दावा किया है कि जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं कराई जाएगी और उनकी सेहत के मुतालिक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे, तब तक ना कोई ग्रांट फाइनल की जाएगी और ना ही किसी ड्राफ्ट पे साइन किए जाएंगे। जबकि पहले सोहेल आफरीदी ने यह ऐलान किया था कि बजट पेश करने से पहले बजट तजावीज़ इमरान खान के सामने रखना चाहते हैं, उसके बाद आगे के मामला देखेंगे। इसके अलावा सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने भी इंदिया दिया था कि वह बजट पेश नहीं करेगी और स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत माहाना बुनियादों पर सूबाई अखराजात की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वसीयत वज़ीर आला मेरी पूरी कैबिनेट खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पार्लियामेंटेरियन ये चाहते हैं कि 2026 और 27 का जो बजट है वो इमरान खान साहब के साथ डिस्कस किया जाए। इस बजट पर सबसे पहले हक इमरान खान साहब का है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है। तो ये बजट जो है एक दफा हम इमरान खान साहब को दिखाएंगे, उसके बाद जो है आगे की चीजें तो इस पे काम किए हमने कि अगर आप बजट ना दे तो ये ऐसी कोई वो नहीं है, कबात नहीं है कि 30 जून से पहले देना है। 30 जून से पहले काबीना से या असेंबली से एक सेशन करा के अगले 1-2 महीने की इमरजेंसी फंड्स की या जरूरी अखराजात की ऑथराइजेशन ले सकते हैं। कहीं आइन ये नहीं कहता कि 30 जून को आपने बजट नहीं दिया तो आपका बजट नहीं होगा। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी सूबाई हुकूमत से यह मुतालबा किया था कि केपी हुकूमत इमरान खान से मुलाकात ना कराए जाने पर बजट पेश ना करे और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पहले बजट पेश करने को आईनी और कानूनी जिम्मेदारी करार दिया था, लेकिन बाद में राय तब्दील करके कहा कि सूबाई हुकूमत अबूरी बजट भी पेश कर सकती है।
जबकि आज बजट पेश किए जाने से पहले अलीमा खान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि सूबाई हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान से मुलाकातों और उनके जायज़ हकूक की बहाली और जमशुदा कबायली अजला के लिए पूरे फंड्स ना मिलने तक सूबाई हुकूमत ना तो सरप्लस बजट देगी, ना ही वफाक की दरख्वास्त पर 175 अरब रुपए वफाक को ट्रांसफर किए जाएंगे। अब हलीमा खान का दावा इस हद तक तो दुरुस्त साबित हुआ है क्योंकि सूबाई हुकूमत ने आज जो बजट पेश किया है वो सरप्लस बजट नहीं बल्कि डेफिसिट बजट है, जबकि 175 अरब रुपए वफाक को ट्रांसफर करने की बात को भी इमरान खान से मुलाकात से मशरूत कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने माजी में भी इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर बजट पेश ना करने और मंजूर ना करने के दावे किए थे, लेकिन माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकात के बगैर बजट भी पेश किया और उसे मंजूर भी कर लिया था। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शफी जान। शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछले चंद दिनों से ये बयान सामने आ रहे थे कि बजट पेश नहीं किया जाएगा अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। जैसे सोहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि बजट की जो तजावीज़ात हैं वो इमरान खान के सामने रखें फिर बजट पेश करें। मुज़म्मिल असलम जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा था कि हम एक समाई का बजट देंगे ताकि अखराजात जो है वो मुकम्मल किए जा सके, मुकम्मल बजट नहीं देंगे। फिर पहले तो ये बताइएगा कि वजह क्या बनी, आज आप लोगों ने बजट भी पेश कर दिया लेकिन उसमें चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी ने अपनी स्पीच में यह कहा है कि ड्राफ्ट हम साइन नहीं करेंगे और ग्रांट फाइनल नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बजट की बात है तो आपको पता होगा कि हमने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन जमा की थी और हम चाहते थे कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो। हम चाहते थे कि उनका इनपुट इस बजट में हो, उनके विजन की अक्कासी हम चाहते थे, उनसे मुलाकात इस बजट के बारे में करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मुलाकात नहीं हुई। और फिर हमने अपनी कानूनी माहिरीन से भी राब्ता किया, कानूनी टीम से सीएम अफरीदी साहब मुसलसल 3 दिन तक मशावरत करते रहे, मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहे। अफरीदी साहब की भी ज़ाती ख्वाहिश थी कि वो 3 महीनों का बजट पेश करे जो एसेंशियल बजट होता है जिसमें सिर्फ तनख्वाहें होती है। अब फिर उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां आ रही थी। 3 दिन इस पे काम हुआ, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये फैसला पार्टी ने किया कि पूरे साल का बजट पेश किया जाए। तो आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने पूरे साल का बजट पेश कर दिया है, जो कि एक डेफिसिट बजट है। 2122 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया है और जहां तक हमारा अखराजात हैं वो 2170 हैं, तो 48 अरब का एक डेफिसिट बजट पेश किया गया है। देखिए, बजट पेश करना एक आईनी जिम्मेदारी भी थी और सूबे का हक भी था। हमने भरपूर कोशिश की कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। और जब भी उनसे मुलाकात की जाएगी तमाम तर चीज़ें उनके सामने रखी जाएगी। अगर वो चाहते हैं इसमें कोई चीज़ एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो तो उसके लिए हम मिनी बजट भी ला सकते हैं। और जहां तक आपने ग्रांट की बात की, ये सूबे की कटौती के हवाले से ये बात हुई। आपने देखा होगा कि सूबे की कटौती के हवाले से ये 175 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा से मांग रहे हैं। एनईसी के इजलास में भी हमने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि कोई कटौती हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो जाती। सूबे में हुकूमत इमरान खान साहब की है और इतना बड़ा फैसला जो है वो सीएम अफरीदी साहब अकेले नहीं ले सकते। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, उनसे राय ली जाए इस बारे में और उनकी जो भी राय होगी वो इनके सामने रख दी जाएगी। अगर उनकी राय हामी भरी तो बिल्कुल हम पैसे देंगे, अगर उन्हें इनकार कर दिया तो हम किसी सूरत ये पैसे उनको नहीं देंगे। अच्छा, तो पहले तो इस नुक्ते पे आ जाएं कि आप कह रहे हैं कि आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन ये समझने में 2 साल लग गए आपको और आज भी वही दावे कर रहे हैं जो पिछले साल अली अमीन गंडापुर करते थे कि इमरान खान से मुलाकात कराओ वरना बजट नहीं पेश करेंगे। इमरान खान से मुलाकात वरना बजट तो पेश कर दिया, पास नहीं करेंगे, लेकिन फिर बजट पेश भी किया, पास भी किया। इस मरतबा भी आपके वजीर आके ये बात कर रहे होते हैं कि हम एक टेम्परेरी बजट दे देंगे, इंटरिम बजट, लेकिन मुकम्मल साल का बजट नहीं देंगे। मतलब आपको पता हो जाना चाहिए अब तक कि कानूनी पेचीदगियां अगर हैं तो फिर आप ये दावे क्यों करते हैं? और फिर आपके दावे जब खोखले साबित होते हैं तो जो आपके मुखालफिन है वो ज़्यादा ताकतवर साबित होते हैं। वो कहते हैं ये तो सिर्फ डराने की, धमकाने की कोशिश है, असल में तो यही है कि वो बजट पेश करेंगे। नहीं, देखिए, बजट पेश करने की जहां तक बात है तो 3 महीने में सिर्फ इस पे सीएम अफरीदी साहब की जाती ये ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए। फिर कानूनी टीम से बात की गई, कानूनी माहिरीन को बैठाएगा और जो हालात है वो तहरीक इंसाफ के लिए नॉर्मल नहीं है, ये सबको पता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे कानूनी माहिरीन से पहले मशवरा करें और फिर दावे करें ना, ये ज्यादा बेहतर नहीं। 3 महीने का दावा तो किसी ने नहीं किया। इस मुज़म्मिल हसन साहब ने कहा था किसी सूरत पूरे साल का बजट नहीं होगा, हम 3 महीने का। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुज़म्मिल असलम साहब इतना गैर जिम्मेदाराना कोई बयान दे सकते हैं। 3 महीने के बाद बिल्कुल नहीं, अब सुन लेना। 3 महीने के एक उस पे हम काम कर रहे थे और हमारी भी ख्वाहिश थी कि 3 महीने का एक एसेंशियल बजट पास किया जाए, लेकिन वो कानूनी पेचीदगियां 125 जो आर्टिकल है उसको अगर पढ़ा जाए, फिर 123 और 124 को भी पढ़ा जाए तो वहां पे कुछ कानूनी पेचीदगियां पैदा होती हैं।
और उस कानूनी पेचीदगियों की वजह से ही पूरे साल का बजट पेश किया गया। यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत है और जी। जब भी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, अगर वो इसमें कुछ एडिशन चाहते हैं या कुछ सब्सट्रैक्शन चाहते हैं तो वो बिल्कुल जरूर होगा। हम मिनी बजट भी उसके लिए ला सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये दूसरा होना दूसरा चाहिए आपने ये शहजाद कहा, साहब, जी जी, नहीं वो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये होना जी चाहिए कि जी मुलाकात करवाई क्यों नहीं जी, जा रही। बिल्कुल सही। ये असली मुद्दा है। नहीं 7 महीनों से क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा ये रही। बिल्कुल जब आपका, देखिए जब भी पीपल्स पार्टी ये बड़ा आपका फैसला सवाल बिल्कुल करती है, वैलिड है, आईनी और कानूनी है, और आईन और कानून के मुताबिक उनकी मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अब आप ये जो बात करें कि एनएससी में भी हमने ये कहा था कि अगर हमें इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई तो इतना बड़ा फैसला हम खुद नहीं कर सकते कि ग्रांट की सूरत में सूबा वफाक को पैसे दे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो बजट अनाउंस हुआ है, वफाकी बजट, उसमें तो ये तय है कि सूबा अपना शेयर देंगे, ग्रांट देंगे, तो उसमें तो उन्होंने इसको अकोमोडेट कर लिया है। अब आप पीछे कैसे हटेंगे? लेट्स सपोज अगर मुलाकात नहीं करवाते, इससे पीछे कैसे हटेंगे? तो पूरा वफाकी बजट नहीं, खराब हमने हो तो जाएगा। एग्री नहीं किया वहां पे। हमने वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं की इनके साथ। हमने तो बड़ा साफ अंदाज में इनको कहा है कि हम इस बात पे आपके साथ एग्री नहीं है। हम किसी किस्म की कटौती को नहीं मानते। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला इमरान खान साहब भी लेंगे। ये फैसला सीएम अफरीदी साहब नहीं ले सकते। ये फैसला पार्टी और कैबिनेट नहीं ले सकती। इसके लिए आपको मुलाकात जो है करानी पड़ेगी। ये चीज मुलाकात से मशरूत है। मुलाकात होगी तब भी ये चीज आगे बढ़ेगी। सही तो है। मुलाकात में भी अगर खान साहब हामी भरते हैं तो चीज आगे बढ़ी जाएगी। अगर वो इनकार करते हैं तो किसी सूरत में हम इनको पैसे नहीं देंगे। और शफी जान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर बजट तो हम मंजूर कर लेंगे, लेकिन वो जो ग्रांट है 175 अरब की, वो नहीं देंगे वफाक को? बिल्कुल। अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती, जो ये हमसे पैसे मांग रहे हैं, जो कटौती की ये बात कर रहे हैं, वो किसी सूरत हम नहीं होने देंगे। अच्छा, एक प्रोग्राम में अभी पिछले दिनों फैसल वाडा साहब ने आपको कहा कि आप बजट पेश करें, मैं गारंटी लेता हूं कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो आपकी हो जाएगी। तो क्या गारंटी की बुनियाद पर भी ये फैसला किया गया कि ठीक है बजट पेश कर दें और शायद मुलाकात हो जाए इमरान खान से? नहीं, फैसल वाडा साहब की कोई गारंटी पे हमने बजट पेश नहीं किया। बजट पेश करना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। बजट पेश करने के लिए सूबे का हक भी है और बजट पेश करने के लिए पूरी पार्टी भी बैठी हुई थी। जब हम 3 महीने का बजट पेश करना चाह रहे थे तब भी कानूनी माहिरीन से बात हो रही थी। जब कानूनी पेचीदगी आड़े आ गई तो फिर ये मामला पार्टी के सामने रखा गया और पार्टी ने ये डिसाइड किया कि आप 1 साल का बजट पेश करें। सही। किसी डील का ये नतीजा नहीं है और ना हम किसी डील की तरफ देख रहे हैं, ना हम यकीन रखते हैं किसी बैकडोर राब्ते पे। अगर ऐसा होता तो इमरान खान साहब 1000 दिन जेल गुजारते। नहीं, वो इस किस्म की तो जेल नहीं, जब पाकिस्तान, वो तो फ्रंट डोर से जाने की बात कर रहे थे ना कि आप बजट पेश करें, हम मुलाकात करवा देंगे। नहीं देखिए, पहले भी बड़े दावे किए गए हैं। इवन की जो वफाकी आपके मिनिस्टर्स हैं वो टीवी पे बैठ के दावे करते हैं कि कल मुलाकात हो जाएगी, परसों मुलाकात हो जाएगी। सेहत के हवाले से आपने देखा होगा कि काफी बयानात आते हैं। फिर जब उनको पिम्स लाया गया तब भी ये कह रहे थे कि हम नहीं लेके आए। इस हुकूमत ने जो भी दावा किया है इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से, वो झूठा ही साबित हुआ है। तो ऐसी किस्म की दावों पे ना हम तवज्जो दे रहे हैं। कि एक तो आपको पता है ना, 2-3 रोज पहले वजीर आजम ने कहा कि आए मीसा के जमहूरियत पे बात करते हैं, और उस पर जो है खैर मकदम किया। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज वजीर आजम उठ कर आए, मुलाकात की अचकजई साहब से, गौहर साहब से, और फिर उनकी मुलाकात भी करवा दी असद कैसर साहब की वजीर खजाना से। और जो फाटा और पाटा वाला मामला है उस पर वजीर खजाना ने कहा है कि IMF से बात करके इसमें हम टैक्स वापस कम करवाएंगे। तो ये कुछ मुलाकातें तो हो रही हैं। तो आपको लग रहा है वैसे कि कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है? आज राना सना भी कह रहे थे कि तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए तैयार है, अगर आप हमारी मीसाक जमहूरियत पाकिस्तान के ऊपर आ जाएं और हमसे बात कर लें, हम हर इशू पे बात करेंगे। मिसाकी जमहूरियत का दर्ज कौन दे रहा है? जो 17 सीटों पे आया, ये जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ये मैंडेट पे यकीन रखते हैं, ये वोट पे यकीन रखते हैं। अब मुआहिदा तो उनसे किया जाएगा जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है शहजाद साहब कि प्राइम मिनिस्टर से जब हमने मुलाकात की बात की तो वो कहता है मैं पूछ के बताता हूँ। फिर आपने देखा होगा कि स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा ऑफिस इस्तेमाल किया जाए बातचीत के लिए। बिल्कुल, हम सियासी लोग हैं, बातचीत पे यकीन रखते हैं, लेकिन ये जो सामने के लोग हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं है। और जब आप किसी फरीक से बात करते हैं तो पहले आप ये देखते हैं कि सामने वाले के पास इख्तियार कितना है। ना वजीर आजम के पास इख्तियार है, ना स्पीकर साहब के पास इख्तियार है। जो इस मुलाकातों की आप जिक्र कर रहे हैं, वजीर खजाना से तो NFC के इजलास के बाद भी मुज़म्मिल असलम साहब की एक मुलाकात हुई थी, उसका रिजल्ट भी 0। एहसन इकबाल से मुलाकात हुई थी, उसका रिजल्ट भी 0। आज जो मुलाकात हुई है इसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आना। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इनके पास इख्तियार नहीं है और बातचीत इख्तियार वालों से की जाती है। लेकिन हमने कई बार असद कैसर, अगर आप कह रहे इख्तियार नहीं है तो फिर असद कैसर साहब क्यों मिले मोहम्मद औरंगजेब से वजीर आजम के कहने पे? और देखिए, मुलाकात तो मुज़म्मिल साहब ने ये आप जो बात कर रहे हैं शहजाद साहब सुन लेना, सीटें नहीं, वो इख्तिदार में आ गए, लेकिन ये पता है सबको इख्तिदार में आ गए हैं तो अब इख्तियार तो उनके पास है, इसीलिए उनसे ही बातचीत कर रहे हैं ना। कोई इख्तियार नहीं है। कौन सा इख्तियार उनके पास है?
अब ये देखिए मुलाकात के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा ये आपको देखना पड़ेगा। सही। मुलाकात तो मुजम्मिल साहब की भी औरंगजेब साहब से हुई थी, एहसन इकबाल साहब से हुई थी, फिर अभी आज असद कैसर साहब की हुई है। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर ये हमसे बात करेंगे तो हमारी को बुनियादी मुतालबात हैं, हम वो सामने रखेंगे। उसमें मैंडेट की वापसी है, फ्रेश इलेक्शन है, नया एसीपी है, 64,000 एफआईआर्स की वापसी है, इमरान खान साहब तक रिसाई की बात है। अगर इस पे हुकूमत बात करने को तैयार है तो हम तैयार है बात करने शफी को। साहब, कुछ कियासराइयाँ हो रही हैं, कुछ अफवाहें हैं कि अभी दोबारा पिछले हफ्ते इमरान खान को जो है वो एक और अस्पताल अल-शिफा अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ पे उनकी 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। क्या ऐसी कोई बात है? और कुछ सहाफ़ी मैं ये कहूँगा कि वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ये मुलाकात चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर से हुई हो। ये अफवाहें हैं, क्या आपके नॉलेज में है ऐसी कोई मुलाकात हुई है? अफरीदी साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं उसकी कंप्लीटली तरदीद करता हूँ। जहाँ तक गौहर साहब की आपने बात की तो उन्होंने खुद भी बयान दिया कि मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में इमरान खान साहब से किसी ने मुलाकात नहीं की। किसी और कुछ और शख्सियात की मुलाकात हुई, कोई ये नॉलेज में आपके? नहीं, मेरे ऐसी कोई मुलाकात मेरे नॉलेज में नहीं है शहजाद साहब। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।